फिर जाके शोर मचाते हैं। मैंने अपने हल्के में 500 नौकरी लगवा दी। वो 500 नौकरी दिलवाने वाला एक तो 10 साल की जेल काट के आया। 21-22 का जो है वो 47,211 करोड़ है। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आज का मुद्दा के मिशन 2024 को लेकर जो मुद्दे राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए जा रहे हैं, जो वार पलटवार किए जा रहे हैं और तैयारियां साथ ही रणनीति को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि हरियाणा में इन दिनों सियासी कार्यक्रमों से लेकर दल बदल, दावे वादे, वार पलटवार से जुड़ी उठापटक तेज हो गई है। सरकार जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करवाने के प्रति प्रतिबद्ध होने का दावा कर रही है, तो सीएम जनसंवाद शुरू कर चुके हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। ऐसे में 2024 के रण से जुड़ी चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। फिर जाके शोर मचाते हैं। मैंने अपने हल्के में 500 नौकरी लगवा दी। वो 500 नौकरी दिलवाने वाला एक तो 10 साल की जेल काट के आया। 21-22 का जो है वो 47,211 करोड़ है। हरियाणा में चुनावी साल से पहले चुनावी हलचल तेज है। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं, तो कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जनता के बीच जा रही है। जेजेपी भी पहले से अधिक एक्टिव नजर आ रही है। उधर इनेलो की पदयात्रा भी जारी है। ऐसे में सीएम सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं, तो नेता विपक्ष सीएम और सरकार पर हमलावर हैं। सीएम ने भिवानी में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत काफी गांव का दौरा किया, लोगों से संवाद किया, किसानों की बरसात से खराब हुई फसलों का जायजा लिया, तो सीएम अपने विरोधियों पर भी वार करना नहीं भूले। बिना नाम लिए सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा पर जुबानी वार किया। तो पढ़ के लगेंगे, बिना पढ़े कोई नहीं लगेगा यहाँ। वो जमाना खत्म हो गया कि किसी को बुलाया क्या भाई तू नौकरी ले, किसी को बुलाया फिर जाके शोर मचाते हैं। मैंने अपने हल्के में 500 नौकरी लगवा दी। वो 500 नौकरी दिलवाने वाला एक तो 10 साल की जेल काट के आया, दूसरा भी तैयार बैठा। तो सीएम भिवानी में जनता की शिकायतें सुन रहे थे, संवाद कर रहे थे। नेता विपक्ष हुड्डा ने चंडीगढ़ में सरकार की खामियां निकालते हुए जमकर वार की। एक बार फिर हुड्डा ने कर्ज को लेकर सरकार पर आंकड़ों के साथ वार किया। हरियाणा पर 4,23,000 करोड़ से अधिक कर्ज होने के आरोप लगाते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग फिर से दोहराई। रिपोर्ट जो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस दिया है 36,809 करोड़ रुपए, जो ईयर मार्च एंडेड 2022 में है। एज पर पास्ट ट्रेंड जनरली 3 से 4,000 करोड़ इंक्रीज हो रहा है हर साल में। तो इसका मतलब अमाउंट जो है इट इज लाइकली टू गो 44,000, 44,000 हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट स्मॉल थिंग का जो है। इसके अलावा लोन टेकन बाय स्टेट पी पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये जो है 21-22 का जो है वो 47,211 करोड़ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ मिनिस्टर की खुद की असेंबली की स्टेटमेंट है कि करोड़ के बदले वर्तमान में 47,211 करोड़ आ गए हैं। इसके अलावा एडिशनल लायबिलिटी जो है वो 46,193 करोड़ डिस्कॉम को फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल हरियाणा गवर्नमेंट ने पे करने हैं। जाहिर है मिशन 2024 को लेकर 2023 सभी दलों के लिए बेहद खास है। ऐसे में सभी दलों के प्रमुख चेहरे ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। सीएम जहां पूरे प्रदेश का दौरा कर सभी 22 जिलों और 90 हलकों में पहुंचकर जनता से मिलने वाले हैं, जेजेपी भी संगठन मजबूती में जुटी है। अभय पदयात्रा कर रहे हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कर्ज, किसान, महंगाई, पोर्टल जैसे मुद्दों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के संगठन से लेकर सत्तासीन दलों के गठबंधन से जुड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल देखना ये है कि 2024 की चुनावी जंग के लिए सियासी योद्धा कितने तैयार हैं और तैयारी में कौन किस पर भारी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तैयारियां जाहिर जारी हैं, चूंकि सीएम जनसंवाद शुरू कर चुके हैं। सभी हलकों में जाएंगे, सभी जिलों का दौरा करेंगे। शुरुआत भिवानी से।
कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चला रही है, इनेलो परिवर्तन पदयात्रा चला रही है, तो जेजेपी भी अपना कुनबा, अपना संगठन मजबूत करने में, विस्तार करने में जुटी है। तो ऐसे में 2023 का जो साल है, चुनावी साल से पहले सभी दलों के लिए अहम है और उठापटक भी तेज हो गई है। आप लगभग हर दिन तस्वीरें देखते होंगे कि आज इस पार्टी के नेता पदाधिकारी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। सभी दावे करते हैं, लगभग सभी दलों के ये दावे हैं इन दिनों। तो तमाम जो दावे हैं और अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है, बार पलटवार किया जा रहा है, उसे लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता विजयपाल अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढोल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेजेपी दीपकमल सहारण जी चर्चा में जुड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विजयपाल जी आपसे। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, भिवानी में आज दूसरा दिन लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और साथ ही कुछ घोषणाएं भी उनकी ओर से की जा रही हैं। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है सीएम को? देखिए, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर एक अभूतपूर्व कार्य किए हैं और ग्राउंड पे जाकर उन कार्य को देख रहे हैं और गांव-गांव जाकर जो गांव की समस्याएं हैं उनके लिए ग्रांट भी दे रहे हैं और जो हरियाणा सरकार की जो स्कीम्स हैं वो धरातल के ऊपर आम आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी भी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऑनलाइन प्रणाली से और इतनी ज्यादा सुविधाएं गांव के लोगों को मिली है, जो घर बैठे कई बार चंडीगढ़ चक्कर काटने पड़ते थे, वो घर बैठे उनको चाहे राशन कार्ड की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो और कोई भी योजना हो जिसका उनको घर बैठे लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से आज फसल का मुआवजा के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, पोर्टल पर अपने आप उसको चढ़ाना पड़ता है और इसका एक अभूतपूर्व, जिसको आज कहते हैं डिजिटल युग के अंदर एक परिवर्तन आया है और हरियाणा के आम आदमी को इसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। रविंद्र जी और भिवानी के जी बात पूरी कीजिए आप। आपने देखा होगा उनको बहुत बड़ी उत्साह से मुख्यमंत्री भिवानी के लोग उनको बड़े उत्साह से सुन रहे हैं, गांव के गांव उमड़ कर पड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या को सुनकर उनका मौके पर ही निदान कर रहे हैं। रविंद्र ढोल जी, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, ये काबिल तारीफ है कि जनता के बीच सीएम अगर जाते हैं और वो भी पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में, लेकिन इसी बात को और इस कार्यक्रम को अगर चुनावी लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि सीएम योजनाओं का जल्दी क्रियान्वयन हो इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की शिकायतों का मौके पर निवारण हो इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इन कार्यक्रमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की या इनके मुख्यमंत्री की है मनोहर लाल की, मैंने इनकी कार्यशैली को यदि आप इसको चेक कराएंगे तो वहाँ से भी आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट लेंगे तो वहाँ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को ही आगे आने देते हैं, आम जनता से नहीं मिलने दिया जाता। केवल लोगों को सिखा करके बुलवाया जाता है, अपनी मनमर्जी की चीजें बुलवाई जाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको मैं प्रोपेगेंडा के अलावा ज्यादा इसको कुछ नहीं कहूंगा। जिस प्रकार की टिप्पणियां वहां पर की जा रही है उनके बारे में मैं बात यहाँ पर करना नहीं चाहूंगा। अदरवाइज जो वहां पर बड़ा स्पष्ट तौर पर जो ये इनकी जी हजूरी वाली जो ब्रिगेड है वही वहां पर रहती है, उसका ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। आम जनता को नहीं घुसने दिया जाता है, ये एक फैक्ट है। इसलिए इसको बिल्कुल भी हम किसी प्रकार की चुनौती नहीं मानते, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए लोग हैं ही नहीं। जी, आप लोगों का भी कार्यक्रम चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हालांकि जानकारी कम ही मिलती है, तस्वीरें भी बहुत कम सामने आती हैं कि अब कहाँ है ये कार्यक्रम, कहाँ पर चला रहे हैं आप लोग? अलग अलग, देखिए हर जगह पर हर रोज अलग अलग जिले के अंदर, अलग अलग विधानसभा के अंदर कार्यक्रम चलते हैं। हमारे प्रदेश स्तर के नेता अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे लोकल लीडर्स जो है अलग से चले हुए हैं। जिस तरह दीपेंद्र जी का जो है कल प्रोग्राम जो है नारनौंद के अंदर है, तो इससे पहले कल हमारा जो है कार्यक्रम यहाँ पर विपक्ष आपके समक्ष आई यमुनानगर के अंदर।
तो ऐसा नहीं है कि कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया ग्रुप्स के द्वारा भी हर जगह पर निजी तौर पर दी भी जाती है, जैसे प्रेस नोट की तरह भी होती है। हाँ, ये ठीक हो सकता है कि कुछ जगह पर आपके पास में कुछ जानकारी उसकी ना पहुंचे, लेकिन हम पूरी तरह से एक्टिव है। हर विधानसभा के अंदर अलग अलग जगह पर लोगों के साथ में जुड़ने का, आम जनता की बातें नहीं, सुनने जानकारी का तो उनकी ऐसा है ढुल साहब, जब बहुत समस्याएं कामयाब कार्यक्रम होंगे, बहुत सारी संख्या में लोग जुटेंगे या आपके बड़े और कद्दावर नेता पहुंचेंगे तो जानकारी तो सभी को मिलेगी। और मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा मतलब क्या था वो आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, कल यमुनानगर में था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमारे प्रभारी भी आए, उन्होंने बाकायदा तारीफ भी की, हर चीज करी। विपक्ष आपके समक्ष एक बड़ा विशेष कार्यक्रम है। जिस प्रकार का मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से कथित एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया है जनता के साथ संवाद करने का, विपक्ष आपके समक्ष भी जनता के साथ संवाद ही है। तो वहाँ पर लोकल समस्याओं को भी बात की जाती है, सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जहां तक बात आज से हाथ जोड़ो अभियान की, बहुत सक्सेसफुल तरीके से सारे हरियाणा के अंदर अलग अलग विधानसभा में उसे रन किया जा रहा है। हर नेता जो है वहां पर कार्य कर रहा है, केवल एक प्रादेशिक स्तर के नेता ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है दीप कमल जी, पहली बात ये कि आप ये बताएं कि जेजेपी सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को कैसे देख रही है, और दूसरा, जब चुनाव की तैयारियों की बात होती है, कांग्रेस का दावा है कि हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं, साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी जारी है, बीजेपी भी अपने स्तर पर तैयारी में जुटी है, इनेलो की पदयात्रा जारी है। तो जेजेपी की तैयारियों की बात करें, क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों के आज की तारीख में? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो जनसंवाद की श्रृंखला शुरू हुई है उसका चुनाव से कोई संबंध है, या फिर वो उसको चुनावी तैयारी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये प्रदेश के मुखिया के तौर पर लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनना और उनसे अपने सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करना, ये एक रूटीन कार्यक्रम है जो वो अपने स्तर पर उसको कर रहे हैं। पार्टी की गतिविधियां अलग स्तर पर रहती हैं। जहां तक बड़े नेताओं का और जनप्रतिनिधियों का लोगों के बीच जाने का विषय है, चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की यात्रा हो, चाहे सीएम साहब के कार्यक्रम हो, या हमारी पार्टी के कोई नेताओं का लोगों के बीच में जाना हो, मैं हर एक गतिविधि का खुले दिल से स्वागत करता हूं। और हर एक ऐसे नेता का कदम सराहनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के बीच रहकर जो आपको फीडबैक मिल सकता है और उसके हिसाब से सरकार की नीतियां आप बना सकते हैं, पार्टियों के घोषणा पत्र और कार्यक्रम तय कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बजाय कि कहीं चंडीगढ़, दिल्ली या किसी और राज्य की राजधानी में बैठकर कोई अधिकारी या नेता तय कर दें, उससे अच्छा है कि सभी नेता जाएं और अपने अपने पार्टी के तौर पर सच का सामना करें, देखें कि उनकी पार्टी के कार्यक्रमों को लोग वाकई अपने साथ जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं, बजाय कि हम उनके ऊपर कोई ऐसी चीजें थोपते चले जाएं। तो राहुल गांधी अगर गए हैं तो उनकी पार्टी के लोगों को भी सच का सामना हुआ होगा जहां जहां वो गए, कि हाँ कहाँ मजबूत है कहाँ नहीं है। और अगर इनेलो के अभय सिंह जी जा रहे हैं तो उनका भी लोगों के बीच में पता चल ही रहा है, लोग भी उनको देख पा रहे हैं और वो भी लोगों को देख पा रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं तो नारे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। उसी तरीके से सरकार के मुखिया के तौर पर इसमें फर्क ये हो जाता है कि जब विपक्षी पार्टियां कोई ऐसा आयोजन करती हैं तो उसमें विपक्ष के लोग जो हैं वो आते हैं और उन्हीं की पार्टी के लोग आते हैं। लेकिन जब सरकार का मुखिया वहां जाता है तो वहां पर सरकार से इच्छा रखने वाला किसी भी पार्टी का, सरकार से खुश या नाखुश, सरकार की पार्टी से खुश या फिर नाराज या उसका विरोधी, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि वो एक सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी मंच है जहां पर अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री। तो वहां पर मिला जुला एक रिस्पॉन्स रहता है। जरूरी नहीं कि वहां आने वाला हर व्यक्ति नारे लगाए या जिंदाबाद कहे, वो शिकायत लेकर भी आ सकता है, वो गुस्से में भी हो सकता है, उसकी कोई तकलीफ भी हो सकती है और वो ये भी बता सकता है आकर कि मैं सरकार की इस योजना का लाभार्थी हूँ, मुझे फायदा मिला है। तो ये एक फर्क जरूर होता है कि जहाँ पर शुरुआत में कहा कि सीएम का कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये देखिए हम सीधे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक गुडविल तो पैदा होगी सीएम के लिए, एक लाइकिंग तो तब बढ़ेगी जब लोगों की शिकायतों का मौके पर निवारण वो करेंगे, या अगर कोई परेशानी है लोग सीधे मुख्यमंत्री को बताएंगे, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा तो चुनाव में मिलेगा। क्योंकि पिछले कार्यकाल की बात करें, सभी 90 हलकों में रैलियां की गई थी सीएम की ओर से, अभी सभी 90 हलकों में सीएम जाएंगे, जनसंवाद करेंगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि घोषित तौर पर एक अच्छी पहल पिछले टर्म में मनोहर लाल जी ने की थी कि उन्होंने ये कहकर ही शुरुआत की थी कि मैं सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा, और वो 90वां हल्का भी जो है वो गढ़ी सांपला किलोई में गए थे, मुझे ध्यान है। हाँ। और उसी के साथ उन्होंने अपनी श्रृंखला भी पूरी की थी इस तरीके से। तो ये भी एक अच्छा संदेश होता है कि हमारे लिए मुखिया के तौर पर सारी पार्टियां और
सभी हल्के बराबर हैं, चाहे वहां पर विपक्ष का विधायक हो या हमारा विधायक हो। और जहां तक आप देखिए चुनावी साल में फायदे की बात कह रही है कि वो फायदे के लिए ही जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है वो हाई स्टेक प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पर फायदा भी ज्यादा हो सकता है और नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। तो हम यूं मानकर चलें कि वो फायदा मानकर ही चल रहे हैं और फायदा ही होगा, क्यों ऐसा नहीं है। DDP को मुझे कोई लगता है शंका कि है वो कि सीएम खुले के दिल से जा कार्यक्रम रहे से हैं। नुकसान हो सकता है? नहीं, मैंने आप ऐसा ऐसे नहीं भी कहा। कोई मैं कह रहा हूं संभावना कि मान जब रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों से नुकसान भी हो सकता है? DDP को ये लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि सेफ एनवायरनमेंट में अपने कार्यक्रम चलाने की बजाय हाँ। पब्लिक से सीधे इंटरेक्शन में किसी भी तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं। और मुख्यमंत्री जी ने यह साहस किया और उनके अंदर यह आत्मविश्वास है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे। अगर कोई नाराज होकर सामने कुछ कहेगा या कोई और बात भी होती है तो उसके लिए भी वो तैयार है। उन्होंने बड़ा साहस दिखाया है। और क्योंकि मैंने आपसे एक मंत्र पहले भी कहा, अगर राहुल गांधी की यात्रा है तो उसमें कांग्रेस के लोग ही आएंगे, कांग्रेस का गुणगान करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। अभय सिंह की यात्रा है तो इनेलो के लोग आएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, अभय सिंह जी के नारे लगाएंगे। लेकिन सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है, उनका धुर विरोधी भी वहां खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और इस चुनौती को मनोहर लाल जी ने स्वीकार किया है और वो जा रहे हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी बस यात्रा की थी और इस बार वो चौपाल पर जा रहे हैं। पिछली बार रथ यात्रा की गई, अब ठीक है जनसंवाद कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी, हर पार्टी और हर नेता को ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए, लोगों को सिर माथे पर बैठाना चाहिए, उन्हीं के फीडबैक के हिसाब से बिल्कुल जरूरी है कि राजनीति करनी चाहिए। नेता ग्राउंड पर रही लोगों से मुलाकात करें, उनकी शिकायतों को सुने, उनका कोई समाधान निकले। रजत जी, इन दिनों आप लोग बार बार ये दावा करते हैं कि अभय चौटाला को कहा गया कि वो पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत दूर तक चल चुके हैं, अभी तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। तो कहां तक यात्रा पहुंची और कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ तस्वीरें आप लोग शेयर करते हैं, DDP फिर शेयर करते हैं, दीप कमल जी ने भी शेयर की कि आप लोग जिनको लेकर दावा करते हैं कि इनेलो में शामिल हो गए वो DDP में ही रहते हैं। क्या क्या चल रहा है ये बताएं आप। देखिए, इनका ना दिवालिया पिट चुका है। हर रोज इनके वर्कर तो वैसे हमारे ही थे, किसी कारणवश वो भटक गए और जिस स्पीड से वापसी कर रहे हैं, घर वापसी से मैं कहूंगा, उससे जो है जननायक जनता पार्टी बौखला चुकी है। क्योंकि इनके जो नेता हैं, डिप्टी सीएम, उन्होंने एक बयान दिया था कि 670 की आधी भी कर लेंगे यात्रा चौधरी अभय सिंह जी तो मैं उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन मानने लग जाऊंगा। वो इसलिए बयान दिया था उन्होंने क्योंकि कमर में तकलीफ रहती थी उस समय अभय सिंह जी के। तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, क्या तारीख तय कीजिए, मैं खुद उन्हें सीरियस पॉलिटिशियन मानने लग जाऊंगा। ये उनका बयान है और ये आजकल खूब सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उनको जानकारी के लिए बता दें, 22 हल्के हो चुके हैं, 700 किलोमीटर से अभी 750 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी पूरे 4200 भी करेंगे। और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि पहले भी जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे विधानसभा में ये सुन सके या ना सुन सके, सरकार तकलीफ हो, पहले भी जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं सड़क से सदन तक और आगे इसी तरह निरंतर उठाते रहेंगे। इन्होंने बड़ी चतुराई और होशियारी से एक बात कही, बाद में मैं भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर आऊंगा, पहले मैं जजपा के प्रवक्ता की बात। इन्होंने कहा कि मुख्य और जितने राजनीतिक दल हैं वो तो राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जिनको कभी 9 साल तक याद ही नहीं आई, जो पिछली बार भी चुनाव से पहले ही निकले थे, अब कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट के लिए, अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। कितने लोग थे जेपी दलाल और मुख्यमंत्री के साथ भिवानी दौरे पे? एक मजदूर को खड़ा किया हुआ था। क्या फैसला लिया किसान के लिए? इनसे ये पूछो और क्या नुकसान होगा। ये बैठे दीप कमल सारन, इनसे पूछो और नुकसान बताओ इसमें किसान को और कहां होगा ये जो फसल बिछी है। केवल गिरदावरी भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर आता हूं मैं, इनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, इनकी तो आदत है घुमा फिरा के, खुद अल्ले पल्ले कुछ है नहीं। एक इनके जितने विधायक है हर एक का यही भाषा लेकर आते हो क्या डिबेट में आप? इनके ऊपर बाद में होगा, कोई इतनी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। पेंशन की बात करी भाजपा के प्रवक्ता ने, अरे मेरे समय मत बोल, अपने समय बोलना। पेंशन की बात की भाजपा ने, यही तरीका है पेंशन यहाँ मत बोलिए। ट्रेनिंग लेते हो क्या? लोगों की पेंशन काटी, अभय चौटाला जी ये ट्रेनिंग देके भेजते हैं क्या रोज? की बात करी थी, अरे बीच में क्यों तक बड़बोलापन, बद्दी भाषा, बोले ना भाई, घमंड वाली भाषा। दीप कमल सारन यही सीख के आते हो क्या? अरे अपने समय में बोल लेना। इनेलो का कोई ट्रेनिंग कैंप है क्या आप लोगों के लिए, या अभय चौटाला राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गंदे चुका से है? गंदा बोलकर आना, भाजपा के अगेंस्ट वोट मांगने आए थे आप। रजत जी, मैं आप बीजेपी पर जाएं उससे पहले एक सवाल मैं भी पूछ लूं। आपने कहा कि घर वापसी हो रही नेताओं की जेजेपी से और 22 हल्कों में आपकी यात्रा जा चुकी है। कुछ नाम अगर आप पैनल पर बता पाएं, कोई बड़ा नेता
या 22 में से 22 लोगों के नाम भी गिनवाना कि एक हल्के से कोई एक बड़ा नेता या पदाधिकारी आपकी पार्टी में आया हो, कुछ नाम आप गिना पाए? उसकी लिस्ट अभी मंगा लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। अपना अब मैं खत्म कर लूं जो बात मैंने कह दी। मैं वेट कर रहा हूँ, 9 बजे तक इसी लिस्ट का वेट करूंगा और मैं पूरा समय देने को तैयार हूँ। नहीं, क्योंकि जेजेपी कहती है कि कोई आया नहीं इनकी पार्टी से, आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ क्लियर हो जाए। एक नेता है सुनैना चौटाला, उनके नाम से आज प्रेस नोट जारी कर रखा है इन्होंने। दीप कमल सारन जी, दीप कमल सारन जी, दीप कमल सारन जी, एक मिनट मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप अभय सिंह, एक मिनट यार, क्या दावा कर रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं कर रहा हूँ आपका 9 बजे तक। आप सवाल, आप मेरा इंतजार, एक मिनट, अरे सुन तो लो जवाब, आप मेरा इंतजार मत कीजिए अपने समय में। आप ले आओ। अरे क्या दिक्कत है भैया, थोड़ा सांस अरे लेके दिक्कत क्या है, ब्रेक लेके लिस्ट ले आओ। अरे 2 मिनट, हाँ सुनो, उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का पेज है, जब तक मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ, पेज उठाओ, उसे स्क्रॉल करो, आपको नाम बताओ नहीं, आपको नाम समेत, दो लोगों का गुणगान किया, आपको नाम समेत, फोटो समेत मिल जाएगा वो। दोनों और इस डिबेट में आपको ही व्हाट्सएप कर दूंगा। कहा कि ये हम ज्योति जी इनको बोलो बीच में ना, आपका गलत जमा झूठी पार्टी हो, कुछ है तो है नहीं पल्ले आपके। भाजपा के केस वोट मांगने आए थे, वोट मिलना नहीं आपको, आप आगे जीरो हो रहे हो, आपको पता है। ये बुखलाहट अपने पास रखो, ये कोई तरीका है कि ज्योति जी की। चलिए दीप कमल जी, आप सुनिए, अभी आपने सवाल पूछा और आपने जो पूछा शुरुआत में उसी बात को लेकर मैंने इनसे पूछा था कि क्या क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर। आपने इनसे जेजेपी के बारे में तो पूछा ज्योति जी पब्लिक के लिए ओपन पेज है अभय सिंह चौटाला जी का, ठीक है रजत जी, ओपन विद फोटोग्राफ्स है, इनको प्रूफ चाहिए विद फोटोग्राफ। अरे आप सुन लो, अब तकलीफ हो रही है आपको, पता नहीं क्या सोच के आए हो, ये क्या तरीका है, ये आपको होता क्या जा रहा है आपको, मुझे तो समझ नहीं आता। बुखलाहट है आपकी, बीच में आप समय बोलने नहीं दे रहे हो आप मेरे को, आपकी झूठ बुखलाहट है आपकी, आप चाहते ही नहीं डिबेट हो, आप चाहते ही नहीं डिबेट हो, रोज आपके नेता जा रहे। अरे फेसबुक के ऊपर भैया चेक कर लो अभय सिंह चौटाला जी का ऑफिशियल पेज, हम क्यों चेक करें, आप ट्विटर पे चेक कर लो, गिनवाओ ना, आप कैसी प्रवक्तागिरी करते हो, गिनवाओ नाम। अरे भैया इतनी लंबी लिस्ट है, समय कम पड़ जाएगा, 2 घंटे लंबी लिस्ट में तो कह रहा हूँ ले आओ, बड़ा अच्छा होगा आपकी पार्टी के लिए। मैं चुप हो जाऊंगा, आप नाम करते जाना, बस मैं चुप हो जाऊंगा, आपकी पार्टी का भला करूंगा। चलिए दीप कमल जी, आपका सवाल आ चुका है, आपने जो पूछा इनसे वो आ चुका है, अभी आप सुनिए। ये जिनका आगे एक विधायक नहीं होगा, पता नहीं टीवी पे आगे बैठ भी पाएंगे क्या नहीं बैठ पाएंगे आगे डिबेट करने के लिए। शौक पूरा कर लो के बारे में, आज ही एक विधायक आपका का समय रह गया, शौक पूरा कर लो, 1 साल का समय रह गया, बिल्कुल रेलेवेंस की बात। अरे भैया किसानों की बात करनी है, भैया किसानों की बात करनी, कर लेने तो झूठ नहीं, आप बात कर बीजेपी से ज्वाइन करने वालों, अरे भैया बात कर लेने तो, आप कुछ नहीं हो, कुछ सौदा नहीं है, कहानी खत्म है, कुछ सौदा नहीं है, कहानी खत्म है आपकी। आप मेरे साथ आप बीच में ना उलझिए। सारन जी आप सुनिए, ज्योति जी आप सुनिए, डिबेट फिर चल रही है। पेंशन की बात हुई, इन्होंने 5100 पेंशन देने की बात करी, आखिरी महीने में दोगे, सरकार खत्म सरकार जाने के बाद दोगे, आपके बस की बात नहीं है। पेंशन देंगे, 5100 पेंशन देंगे, झूठ बोल के आते हो, तभी बोलता हूं जमा झूठी पार्टी। पेंशन काटी जिंदा लोगों की भी, विकलांग लोगों की पेंशन इन्होंने काटी। उसके बाद ये कह रहे थे मुआवजा 3-3 साल, नरमे का, सरसों का 3-3 साल, हर ये न्यूज चैनल दिखाते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता मुआवजे की बात कर रहे थे, 3-3 साल धरने लगाने के बाद भी, पुलिस के डंडे के खाने के बाद भी, तब आपकी कानों में जू रही थी। उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि अभी पोर्टल अभी तक तो पोर्टल ही नहीं खुला। आप कह रहे हो कि 2-2 क्विंटल लाने के लिए आप पोर्टल को कहते हो किसान को गेट पास देंगे, 2 क्विंटल ले आइए, कैप क्यों लगा रखा है? सरसों सिर्फ 25 क्विंटल है पर किसान कैप है, उसके बाद ये खरीद नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं। उसके बाद भी ये बोलते हैं जजेस का दिमाग ठीक करेंगे, उसको जजेस को ठीक करेंगे, दिमाग ठीक नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री का बयान है। उसके बाद ये बोलते हैं अब आई किसान की बात, इन्होंने कहा स्पेशल गिरदावरी करेंगे वहां जाके। अब इन्होंने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ये जजपा बड़े ना टाइम ले, तो आप इनको क्यों बीच में इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? ये तो आप टाइम ना दो तो किसान की बात करें। मैं तो सर सभी को इंपॉर्टेंस देती हूं, जो आप लोग हैं। नहीं, ये कोई रेलेवेंट बात तो हो, ज्योति जी रेलेवेंट बात तो हो, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, जो पेजेस ओपन है, अब बुखलाहट इनकी देखिए। अब किसान की बात, दीप कमल सारन अब किसान की बात करनी है, 2 मिनट। अरे सीरियस टॉपिक है, जो फसल बिच गया उसके बारे में बात करनी है। आप क्यों नहीं चाहते किसान की बात हो? ना आप सदन में चाहते हो किसान की बात हो, ना आप यहाँ डिबेट में चाहते हो किसान की बात हो। देखिए, जो फसल बिच गई है ज्योति जी, उसका किसान के ऊपर एक मार नहीं है। अब उसकी पहले तो जो दाना नीचे लग गया है, वो बारिश का पानी है, वो फर्मेंटेशन की वजह से वो दाना काला हो जाएगा। क्लस्टर लॉस की वजह से वो उसको है। जितनी बची हुई क्रॉप है, वो जो कंबाइन वाले हैं, जो चार्जेस 1500 से 2000 रुपए प्रति एकड़ लेते हैं, वो 4 से 4,500 लेंगे, यानी खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा।
खर्चा यहाँ किसान की देखिए यहाँ भी मार है, और लेबर अब किसान के पास नहीं थी क्योंकि उसको सिर्फ कटाई, फसल तैयार होगी तो कटाई करनी है। केवल वहां जाके एक मजदूर को पकड़ के कितने लोग आए, क्या समाधान, क्या सरकार, क्या मुख्यमंत्री ने बोला मैं 55,000 रुपए दूंगा? ठीक है, आपने काफी बातें कह दी हैं। राजेंद्र जी, सभी दलों की हम बात कर रहे हैं जिसमें बीजेपी के अपने कार्यक्रम हैं, संगठन स्तर पर भी बीजेपी के अपने कार्यक्रम हैं, कांग्रेस भी, हालांकि कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी, और जो दावा करती है अगली बार सरकार बनाने का, आपको लगता है कि बिना संगठन की नैया पार होगी? देखिए, कांग्रेस जो है अपना चुनाव से पहले तो लोगों की एक तरह से जनता की नब्ज टटोलने के लिए अपना अभियान चला रही है। अब उनके पास ये पावर तो है नहीं कि लोगों की शिकायतें आए और वो तुरंत समाधान करवा दें। वो तो सरकार को विधानसभा में उठा सकते हैं, सरकार को पत्र लिख सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो नब्ज टटोल रहे हैं। अब वो ये संगठन के बारे में तो उनका ये कहना है अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि जल्दी ही उनकी जिला इकाइयां, ब्लॉक इकाइयां बनने जा रही हैं और संगठन होगा, पहले नहीं था लेकिन इस बार होगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और वो बड़े उत्साहित भी हैं। उनका ये कहना था कि अभी एक दिन पहले यमुनानगर में उनका विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ था, उसमें जिस तरह से लोग उमड़े हैं बड़ी संख्या में और जिस उत्साह के साथ लोग सामने आए हैं, उससे लगता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम संगठन को जो है, संगठन की ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक इकाइयां गठित करने जा रहे हैं जल्दी ही। जो उनकी सूचियां हाईकमान को भेजी जा चुकी हैं और वो पास होके आएंगी और फिर जो है उनकी घोषणाएं कर दी जाएंगी। अब ये है कि चुनाव से पहले सभी दल एक तरह से जनता की समस्याओं को जानने और उनकी नब्ज टटोलने के लिए मैदान में हैं। वो सीधे लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी और आम जनता के बीच में कोई दीवार, खासतौर से सिक्योरिटी वालों की दीवार खड़ी हो जाती है या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की दीवार खड़ी हो जाती, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक से सीधा संवाद ही करना है लोगों से, तो लोगों को सीएम की सुरक्षा का भी तो ध्यान देना होगा ना राजेंद्र जी, स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, सीएम की सुरक्षा का तो ध्यान रखना होगा ना। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आया के कार्यक्रम में और सीधे सीएम तक जाता, कि थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना होगा। और यूं तो देखिए काफी संख्या में लोग उनके सामने आ रहे हैं, अपनी शिकायतें बता रहे हैं, सीएम उनकी सीधे शिकायतें सुन रहे, संवाद कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए विजयपाल जी, आज भूपेंद्र हुड्डा प्रेस वार्ता करते हैं। कर्ज को लेकर फिर से कहा गया कि श्वेत पत्र जारी करे सरकार। 4,23,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है हरियाणा में, और इसे मैं इसलिए भी सवाल कर रही हूं कि ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी साबित होता नजर आ रहा है। कांग्रेस बार बार, खास तौर पर हुड्डा बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस के पास जनता के लिए कोई बात करने का विषय है नहीं। जी मैं फिक्स कराती हूँ आप बात पूरी। निश्चित रूप से, हाँ जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को कोई सीरियस ले नहीं रहा। आपने जो कार्यक्रम की खुद ही बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का टाइम का फिक्स हो चुका है। आंकड़े देने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता को एक बात पता है, जनता के 90 के हल्के के अंदर विकास किया और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर वर्ग को लाभ दिया है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जो मेरे भाई पेंशन की बात करते, 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं, नए लोगों की पेंशन बनी है और निश्चित रूप से 40% जनता हरियाणा की लाभार्थी की सूची में आ चुकी है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आई हो, चाहे वो चिरायु कार्ड के माध्यम से आई हो, चाहे अन्य सरकार की अन्य स्कीम के माध्यम से आई हो। और आज चाहे गरीबों के लिए मकान बनाने की बात हो, आज किसानों के लिए 15,000 रुपए एकड़ मुआवजे की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हरियाणा जब से बना है आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर किसानों का लाभ दिया है तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है। 1100 करोड़ के करीब उन्होंने प्रीमियम दिया और लगभग 6,000 करोड़ रुपए फसल बीमा कंपनी से इनको मिला है। और निश्चित रूप से एमएसपी के ऊपर
जो फसलें खरीदी जा रही हैं, भावांतर भरपाई जो किसानों को बाजरे के रूप में दी गई, सब्जियों पर दी जा रही है, किसानों के लिए जो फैसिलिटीज हरियाणा की सरकार ने दी है, जिसको कई बार कुछ चीजों के लिए समस्या आती है, विपक्ष को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, अगर भाई कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें एक कहीं कमी रहेगी, 99 खूबियां इनको नहीं दिखती, उसको ही चर्चा करते हैं। आज हरियाणा का किसान अपनी फसल को मंडी में बेच रहा है। अब कुदरत की मार हुई और ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री, आज आपने आपसे देखा कर्ज होगा, को लेकर मैंने सवाल पूछा था, उस पर कोई आंकड़ा, चूंकि सीएम साहब हालांकि विधानसभा में बता चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आप लोग जो आंकड़ा बताते हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि सुन तो लीजिए ना, सदन में रखा है तो जाहिर तौर पर तथ्यात्मक रूप पर से ठीक है वो, लेकिन बार बार ये कहती मुख्य विपक्षी पार्टी की श्वेत पत्र जारी कर दें इसे लेकर। आज भी कहा हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पहले ये बताती कि हमने अपने कार्यकाल में इतना कर्जा लिया हुआ है। एक लिमिट होती है सेंटर की, और वो लिमिट जो है उससे कम का कर्ज हरियाणा सरकार ने लिया हुआ है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर वो आधे तथ्य ना पेश करें, वो पूरे तथ्य पेश करके जनता के सामने जाएं। एक स्टेटमेंट है, अब जो लिमिट हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार ने उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। पहले भी कई बार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है, हुड्डा साहब ने विधानसभा में भी ये बात पूछी है, उसके जवाब में भी ये बात कही गई, जो हरियाणा सरकार की लिमिट है उससे कम का कर्ज हरियाणा सरकार ने लिया हुआ है। और हरियाणा का विकास पूरे तरीके से हो रहा है, 90 के हाल तक हम विकास कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी खुद खेतों में जाकर किसानों की फसल देख रहे हैं, और जो किसानों का दर्द है उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, और मई के महीने के अंदर किसानों को जो मुआवजे की राशि है वो दे दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। जी रविंद्र डूल जी, कर्ज का मुद्दा सत्र में भी उठाया गया नेता विपक्ष की ओर से, उस दौरान भी सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने नजर आए। आज एक बार फिर से प्रेस वार्ता की गई, तो क्यों ये आंकड़े, सरकार के जो आंकड़े हैं या सीएम की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए उनसे मेल नहीं खाते? मेल इसलिए नहीं खाते कि आंकड़ों की बाजीगरी करना इस सरकार का काम है। ये बताएंगे हमने नए राशन कार्ड इतने बनाए, ये नहीं बताएंगे हमने कितने काटे, ये बताएंगे कि हमने नई 9 लाख से 12 लाख हो गए ना, बनाए ज्यादा गए। क्या वो जायज काटी नहीं काटी? मैं कर्ज को लेकर पूछ रही हूँ ढुल साहब, जो सदन में अगर कोई उत्तर दिया जाता है वो पूरी तरह से ठीक होता है, ये आप जानते हैं। अगर कोई भी सदस्य अगर गलत जवाब देता कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है, आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, तो सीएम को वहां तो सुन लिया, लेकिन अब प्रेस वार्ता करने आ गए। प्रेस वार्ता करते ही आंकड़ा क्यों नहीं मेल खाता? मैं समझना चाहती हूं। मैं यही कह रहा हूं, हमने तो सदन के अंदर भी हमने पिछली बार क्या आपने देखा नहीं था कि सरकार की तरफ से झूठ बोला गया था एक मामले में, बाद में माफी मांगी थी कि हाँ हमने गलत बोला था। तो ये तो हम मानते हैं, प्रथा है कि सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो सच बोलेगा, ये एक प्रथा है, और उसमें प्रिविलेज मोशन डेफिनेटली लाइक करता है। अब लेकिन सरकार वहां पर लगातार झूठे आंकड़े पेश करती रही है। कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने को पेश किया है, पहली बार। दूसरी बात, हमने जो है जो फैक्चुअल जो सिचुएशन जो हुड्डा साहब ने बड़ी क्लियर तौर पे कही कि मैं जो बीमार था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा पाया, मेरे पीछे से मेरी बैक में मेरे ऊपर आरोप लगाएगी, तो उन्होंने अपनी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वहां पर बताया है फैक्ट वाइज। और जो उन्होंने फैक्ट रखे हैं वहां पर, उन फैक्ट्स को पहले अपने जो भाषण था वहां पर विधानसभा के अंदर पहले से वो कोट कर चुके थे। उनके भाषण का जो रिप्लाई आया, रिप्लाई के अंदर जब उन्होंने रिप्लाई कथित तौर पर दिया, उस समय पर वो सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए पीसी के थ्रू उन्होंने कहा। तो ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई सदन के अंदर इनका जो डाटा है वो मिसमैच कर रहा है। इनका खुद का बजट का डाटा सीएजी के डाटा से ही मैच नहीं कर रहा है, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। मैं ये कहता ही नहीं कि मैं सही हूं या गलत हूं, इनके और सीएजी के डाटा में 40,000 करोड़ का डिफरेंस है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो सरकार जाने, सरकार के पास डाटा है, हमारे पास डाटा नहीं है। हम तो केवल एक प्रिज्यूम कर, हमने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट का जिक्र किया, हमने केंद्र की जो आपकी एजेंसी है उसका जिक्र किया, हमने सीएजी का जिक्र किया, हमने अपना जिक्र नहीं किया। हमारे पास में कोई आधिकारिक सोर्स नहीं है जिससे हम लोन को या लायबिलिटीज को जान सके, इसलिए हम श्वेत पत्र की लगातार मांग करते रहे हैं, क्योंकि ये लगातार जनता को झूठ बोलने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। दीप कोमल जी, किसानों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी दावा करते हैं किसान कमेटी की पार्टी है आपकी। अब काफी नुकसान किसानों को पहुंचा के बेमौसमी बरसात से,
आज नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि 25,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। हालांकि हरियाणा सरकार 15,000 दे रही, 75% से अधिक नुकसान पर। तो ये जो आंकड़ा कहा जा रहा है, क्या ये किसानों के हित में नहीं होना चाहिए? क्या अधिक मुआवजा किए जाने की जरूरत है? आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, आज के दिन 15,000 रुपए तक जो है वो मुआवजा दिया जा रहा है प्रति एकड़ फसल के नुकसान पर, और वो बढ़ पाए, उसमें बढ़ोतरी हो, वो बढ़कर 18,000, 20,000 हो, 25,000 हो, उस पर मेरे से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। और हर किसान का हितैषी आदमी ये चाहेगा कि हमारी सरकारें इसमें सक्षम हो, उनके आर्थिक संसाधन ऐसे हों और तंत्र ऐसा हो कि वो मुआवजे को और बढ़ा सके। लेकिन जो राजनीतिक लोग इस बारे में मांग करते हैं, उनको एक बार साथ में एक लाइन में ये बोल देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय 10 साल में मुआवजा 3,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़कर 6,000 रुपए प्रति एकड़ तक पहुंचा था। जाते जाते वोट देने के लिए 10,000 की घोषणा की थी, जिसका 1 रुपया भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने नहीं दिया। फर्टिलाइजर पे 90 रुपए लीटर तेल आपने किया। महंगाई तो देख लो, महंगाई तो इनको दिखती नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये अब वो ट्रिक अपना रहे हैं कि हाँ अब ये बीच में बोलेंगे, ये वही ट्रेनिंग लेकर आते हैं अजय सिंह जी से किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की बात की जाए, बस वही रहता है। देखिए, जहाँ तक किसानों के लिए मुआवजे की बात है, मैं मानता हूँ कि उत्तर भारत में और देश के भी अन्य राज्यों में हरियाणा की स्थिति हमेशा से अच्छी रही है और आज की सरकार भी अच्छा मुआवजा दे रही है। आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन जो अव्यवहारिक बात करते हैं, एक अन्य डिबेट में दूसरी पार्टी के प्रवक्ता 50,000 रुपए मांग रहे हैं, तो ये और एक किसान नेता भी कुछ बातें कह रहे थे। मैं मानता हूँ किसानों से संबंधित कोई भी बात करे तो उसको गंभीर तभी माना जाएगा जब वो प्रैक्टिकल बात करेगा। आज के 15,000 अगर इसमें कोई 18,000, 20,000 तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हमारी पार्टी के लिए सहमत है और प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक संसाधनों की बात है, मैं मानता हूँ कि राज्य सरकारें सक्षम होनी चाहिए उतनी, और हमारा जो भी सरकार का तंत्र है, काम करने का तरीका है, वो किसान ओरिएंटेड होना चाहिए। किसान उसके सेंटर में रहना, आप बताओ, 90 रुपए लीटर में खेती होती है, 90 रुपए लीटर तेल है आज। कितना किसान के ऊपर आपको कहाँ चिंता है? आपकी पार्टी तो एक आपको कहाँ चिंता है? आपको चिंता है? तो इन बातों से लेना देना ही नहीं है। आपको कहाँ चिंता है? आपको कह रहा 15,000 बहुत है। किसने किया 90 रुपए लीटर का तेल? का कोई फर्क थोड़े पड़ता है। किसने जीएसटी लगाई? अपने घर में चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप इस बात चिल्लाने से और बेहूदगी दिखाने से टीवी डिबेट में आकर आप सरकार की पैरवी क्यों कर रहे हैं इस बात पे? जो आप किसान के दर्द की बात करो, से लेकर आप किसान हितैषी हो तो किसान के बात करो। सारे लोग आप किसान आंदोलन हुआ था तब भी आप सरकार के साथ खड़े थे। सरकार के समर्थन में आपने कहा था कि कृषि कानून काले वापस नहीं होंगे, ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे थे। आप किसान विरोधी हो, आपने ट्रैक्टर रैलियां निकाली उस समय। आप सरकार के कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आपके नेताओं की स्टेटमेंट है। रजत जी, कुछ तो थोड़ा तो सुन लेने दीजिए। मेरे समय में क्यों बोले? ज्योति जी मेरे समय में क्यों मैंने इसी तरह बोला था, मैंने इनको भी कलेश थोड़े चाहिए होता है। तो मेरा पहला वक्तव्य था, मेरे पहले वक्तव्य में इन्होंने ऐसी बात की। मैं कह रहा हूँ पहले वक्तव्य में क्यों बेफालतू अपना दीवारों में मारेंगे सिर? अरे ये फितरत लग रही है कलेश करना। रुको, आपने घर में बैठे और चिल्ला रहे हैं, फोड़ना सर, अभी नाम गिनाता हूँ, नाम पूर्व यही पार्टी के अंदर आप गिनवाइए, उपाध्यक्ष समंदर सिंह ढाका, पूर्व हल्का पदाधिकारी का नाम श्री बताइए, अमित बोरिया, पूर्व हल्का सचिव श्री दिलबाग अंतिल, श्री दर्शन सिंह, पूर्व पार्षद सोनीपत, पूर्व हल्का उपाध्यक्ष नीटू उर्फ देवेंद्र अंतिल, सोनीपत तो आपकी यात्रा ही सतपाल दैया, ये कहाँ से जोड़ रहे हो आप? ताहर सिंह चौहान, सोनीपत कहाँ यात्रा पहुंची है? ये जजपा के नाम बोल रहे हो ना? 100 नाम गिना दूंगा बैठ के, 100 नाम। आपने महेंद्रगढ़ के सिर्फ 2 टाइम कब बढ़ जाएगा? नेताओं के बारे में घोषित किया अपनी यात्रा के दौरान, चढ़ा भर जाएगा आपका ये हाल है। उन दोनों ने शाम होते होते कुछ लोगों की टोली बनाई थी ना, नैनो के पीठ में छुरा को पकड़ा आपने। आप लोगों की महत्वाकांक्षा आदमी है, जो वर्कर है उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आपने वर्करों के पीठ में छुरा खोपा है, समझे आप? ये क्या आप चंद लोग मिलकर अपनी चले गए। अरे पार्टी को खड़ा करो। अरे छोड़िए आप, छोड़िए आप दोनों अभी पूरा हरियाणा जानता है, आपकी असलियत क्या है पूरा हरियाणा जानता है। आपकी विलाप करता कुछ नहीं है। राम कुमार गौतम आपको क्या बोलते हैं? राम कुमार गौतम जी आपके बारे में क्या बोलते हैं ये बताओ? आपकी पार्टी के नहीं, ये तो निर्मला के विधायक क्या बोलते हैं आपके बारे में? दुर्भाग्य है कि पार्टी इस हालत में आ गई। पार्टी के रजत जी, आपने बिल्कुल आपने सोच लिया कि आप एक शब्द बोलने देंगे इनको। आप अपने अंदर झांक के देखो कहां स्टैंड करते हो। रजत पंजेटा जी, नाम पूछे, इन्होंने नाम गिनवा दिए। रजत जी सर, ये बिल्कुल तरीका नहीं। आप इरादतन बोल रहे हैं।
ओल्ड पेंशन आप बदला लेने के लिए देंगे 5100 पेंशन आप बदला ले रहे हैं कि आपके उत्तर में ही बोले तो आपको भी बीच में टोक रहे हैं सर। थोड़ा तो नहीं, आपने विस्तार से अपना उत्तर दे दिया था। मैंने आपको समय दिया था कि आप अपना जवाब पूरा कर पाए। ये चुप नहीं हुए। मैंने दीप कमल जी को रोका और ये चुप भी हो गए थे। नहीं, ये रुकने के बाद भी नहीं, इन्होंने सुना शांति से, लास्ट में इन्होंने सुना भी, आपने उत्तर भी पूरा किया। मैं आपके कहने से नहीं, आप अपनी पार्टी संगठन से लेकर परिवर्तन यात्रा, किसानों, मुआवजे, जेडीपी सब मुद्दों पर बोल लिए थे पहले उत्तर में। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको किसी ने सुना नहीं, आपको टाइम नहीं दिया गया, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। इन्होंने नाम पूछे, मेरे को आपको पता है आपको बोलने के लिए टाइम पूरा दिया जाता है। आपको पिछली बार भी पूरा समय दिया गया था, आप उत्तर पूरा करके खुद चुप हुए थे, तब मैं आगे बढ़ी थी चर्चा में। तो सर ये बदला लेना आपके समय में वो बोले, आप भी बोलेंगे सर, ये चिल्ला चिल्ली इसका क्या फायदा? समय की बर्बादी की। दर्शक नहीं सुन पा रहे, मैं खुद नहीं सुन पा रही, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ज्योति जी इनसे बुलवा लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभी, आप सुने। दीप कमल जी बात पूरी कीजिए। देखिए, किसानों के मुआवजे की जो बात की उस पर मैं अपनी बात मैंने आपको बताई, और जहां तक ये जो आर्थिक हालातों की बात है जिस पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कई सारे पेज पढ़े जा रहे थे जो उनको खुद समझ में नहीं आ रहे थे, उनको लेकर उनको एक चीज रखनी चाहिए साथ में, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। 7 मार्च 2015 को उनकी सरकार जाने के 2 महीने बाद हरियाणा सरकार ने, उस वक्त वित्त मंत्री होते थे कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने एक श्वेत पत्र लगभग 44 पेज का जारी किया था हरियाणा राज्य के वित्तीय हालातों पर, व्हाइट पेपर ऑन स्टेट फाइनेंसेस ऑफ हरियाणा। ये 7 मार्च 2015 को जारी किया गया। उसकी कॉपी साथ में रखें एक बार, और सारे आंकड़े जो वो आज के दिन बता रहे हैं उन सारों को उसके हिसाब से कंपेयर करके देख ले और बता दें। आज तो क्या कंपेयर करके ही बताया? नहीं, उनको वो कॉपी साथ में रखनी चाहिए ना। अच्छा, जो उनकी सरकार के आखिरी दिन, उनकी सरकार के आखिरी दिन अक्टूबर 2014 में जब उन्होंने आखिरी दिन कहा, तब तक का श्वेत पत्र एक एक रिकॉर्ड उस व्हाइट पेपर के अंदर है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो विधानसभा में रखा जाए, चाहे सीएजी में रखा जाए, चाहे वो आरबीआई की रिपोर्ट में हो, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, उसमें ये चीजें जरूर हो जाती है कि कोई आंकड़ा दिसंबर तक का होगा, कोई मार्च तक का होगा, कोई कुछ चीजें फैक्टर जोड़कर बना दिया जाता है, कोई अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती है उनकी, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे। और एक बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मैंने जितना आज तक पढ़ा है, जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तब प्लानिंग कमीशन होता था, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय भी प्लानिंग कमीशन होता था, और अब नीति आयोग है। हर बार लगभग हम ये सुनते हैं कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन ने हरियाणा की सरकारों की तारीफ की है वित्तीय प्रबंधन को लेकर, और जो पिछले 3 साल से जो कोरोना की परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर आरबीआई ने और नीति आयोग ने चेंज किए हैं, बदलाव किया है उनके अंदर, जिसमें कर्ज की सीमा कम में भी बदलाव किया गया है, चूंकि तो दूसरे फैक्टर वो भी बदलाव किए गए। विषय बढ़ा के कई बिंदुओं को लेकर चर्चा में करना चाहते हूँ। पंजिटा जी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देना, सरकार जिन बाई इलेक्शन से लेकर लोकसभा, हालांकि लोकसभा में कुछ और मुद्दे भी थे, विधानसभा चुनाव में भी दावा करती रही। आज भी सीएम की ओर से भिवानी में दावा किया गया कि केवल काबिल जो युवा हैं उनको नौकरी दी जाएगी। जो अपने हलके में 500 नौकरियां देने का दावा करते हैं वो 10 साल की जेल काट के आएंगे। ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा। 350 लाख HPSC, सिविल सर्जन, नहर पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, करोड़ों में आंसर की भी की, OMR शीट्स हो रही हैं, अपनी मर्जी से स्कैन, 350 लाख HPSC में मिल जाता है। वेटनरी सर्जन, नायब तहसीलदार, कितनी भर्तियां गिनाऊं, ब्लैंक चेक मांगे गए इस सरकार में, ब्लैंक चेक ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। आप बताते हो बिना पर्ची बिना खर्ची के ऑन रिकॉर्ड 350 लाख बिना खर्ची बिना पर्ची के आगे रिकॉर्ड में है ये। कौन से रिकॉर्ड में 350 लाख? 350 लाख कौन से रिकॉर्ड में? के चूल्हे जले हैं, कितने गरीब लोग लगे हैं पता है क्या आपको? बात करते हैं ये, इनैनो के क्या रिकॉर्ड में, बात कौन करते से हैं रिकॉर्ड में? ये बात करते हो हैं यार। ये रिकॉर्ड मुझसे मांग रहा है, ये अखबार झूठ छापते हैं, इनके ऊपर जो चैनल के ऊपर डिबेट होती है ये पत्रकार झूठ है। कभी जुडिशरी का दिमाग ठीक करोगे आप लोग, कभी पत्रकारों का करोगे। ये सारी की सारी पब्लिक डोमेन में है, सारी की सारी जो बता रहा हूँ आपको पब्लिक डोमेन में है ये। इन्होंने और भाजपा के प्रवक्ता ने इस हिसाब से तो अरे फिर देखिए अब ज्योति जी बीच में बोलने लगे। इन्होंने, चलो मैं इनकी एक और बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा किसान को इंश्योरेंस के पैसे मिले, ठीक है, फसल बीमा की बात कर रहे हैं। आज के भास्कर की खबर है, यमुनानगर के सतिंदर सिंह ने 1500 रुपए उसके खाते से काटे गए और उसको सिर्फ 404 रुपए का मुआवजा मिला। ये आज के भास्कर की है।
उसके बाद इन्होंने बात करी। ये सारी बातें रजत जी, लेकिन मेरा जो मूल सवाल था वो ये कि एक संदेश ये भेजने का प्रयास है कि पिछली सरकारों में नौकरियां देने के नाम पर धांधली और करप्शन होता आया, लेकिन सरकार ने सिस्टम बदला के। ये तो बिल्कुल इनसे तो इनकी तो मतलब कोई गैरियत ही नहीं है। अगर उस सरकार में भर्तियों में ऐसा होता था तो भाई उनके समर्थन से सरकार क्यों चला रहे हो आप? अजय चौटाला जी को भी तो उसी में सजा हुई थी। ये इनका कोई दीन ईमान नहीं, मतलब ना भाजपा वालों का ना जजपा वालों का कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स हो। 29 बार पेपर लीक हुआ, सरेआम पैसे मिले, सरेआम भर्तियों में ब्लैंक चेक, लोग सामने आए हैं जिनसे ब्लैंक चेक लिखे गए, 1-1, 2-2 करोड़ में आंसर की भी की है। ये सबको डिनाई कर रहे हैं। हद हो गई इनकी तो, मतलब झूठ बोलने की, जो अखबार झूठ बोल रहे हैं, ये सब प्रिंट मीडिया में है, ये सब न्यूज चैनल्स पे है, लेकिन ये उसको भी नहीं मान रहे। ये आप मुझे बताओ, कोई है इसका कोई सवाल का जवाब लो। जब ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं मुख्यमंत्री के इस बयान के ऊपर, अगर आप कहते हो ऐसे होता था तो उसी भर्ती के अंदर, उसी सिलेक्शन में अजय सिंह चौटाला जी को जेल हुई, आप क्यों सरकार चला रहे हो उनके साथ? क्या बोलते हो? कुछ है आपको अपनी पब्लिक में जाके क्या बोलना? अपनी इवेंट मैनेजमेंट टीम से पूछ लो। जो आपके इवेंट मैनेजमेंट टीम है, जो सिर्फ आप इवेंट मैनेजमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए, आप ये बताओ, मुख्यमंत्री पिछली बार सरकार थी, 5 साल में कभी देखा आपने मुख्यमंत्री को? अब ये चुनाव आ गए तो अब ये शुरू कर दिया इन्होंने अपने फायदे के लिए इवेंट मैनेजमेंट। एक और कितने आप एक बात बताओ, कितने ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते थे किसान आंदोलन के समय कि डंडे लेके लठैत तैयार कर लो आप। सीएम वहां भी जाएंगे जहां बीजेपी के विधायक नहीं है, एलनाबाद आएंगे, अभय भी साथ होंगे, अधिकारी भी साथ होंगे, एलनाबाद के लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। क्या अच्छा नहीं लगेगा आपको या अभय को, आपकी पार्टी को? नहीं, मुख्यमंत्री अगर एलनाबाद के लिए कोई घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे? ज्योति जी, मैं तो चाहता हूं मुख्यमंत्री के तौर पे निकले तो सही। ये वो मुख्यमंत्री है जिससे भाजपा के लोग भी मिल नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं है? वो भी अपॉइंटमेंट के बिना सबसे कम अप्रोच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पब्लिक के बीच में रहते थे। कितने सरकार आपके द्वार प्रोग्राम सारे महीने चलते थे, सारे साल चलते थे 24 से। आप बताओ कौन से हल्के छोड़े? ये तो वो मुख्यमंत्री है, किसी से मिलते तो है नहीं। कभी किसी की गर्दन काट दूंगा, कभी किसी का फोन तोड़ दूंगा। कोई है इनकी पब्लिक के साथ? आप बताओ कितने लोग, क्या इनकी कम्युनिकेशन है? कोई अपनी इनकी कुर्ते की क्रीज ना खराब हो जाए। मैंने ऐसा मुख्यमंत्री, जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, घर आते हैं ना जब कुर्ते फटे रहते हैं उनके, मैंने खुद देखा है। ये वो मुख्यमंत्री है जिसकी क्रीज खराब देखी है आपने 9 साल के अंदर, पूरा ड्रेस्ड अप। कहां है पब्लिक के बीच में? ये इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होने वाला हासिल इनको। ये झूठ बोलते हैं। चर्चा को आगे ले जाते हुए सीएम ने पिछले कार्यकाल में भी सभी 90 हल्कों का दौरा किया, रैलियां की, जहां इनके विधायक नहीं थे। जैसा कि दीपकमल जी ने भी कहा कि गढ़ी सांपला किलोई भी गए, तो हर एक हल्के में गए थे। इस बार भी हर एक हल्के में जाएंगे। हालांकि अभी चुनाव करीब नहीं है, जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उनका क्रियान्वयन जल्दी हो, धरातल पर पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। विजयपाल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस बात को लेकर कि जब सीएम ये कहते हैं या सरकार ये कहती है कि जो अपने हल्के में 500 नौकरी देने की बात करते थे वो सजा काट कर आए हैं, तो फिर अजय सिंह चौटाला भी उनमें थे, वो तो सरकार के साझेदार थे। इनेलो का आरोप क्या कहेंगे? देखिए, इनेलो के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। ये अपने गिरोबान के अंदर झांककर देखते नहीं है। जवाब ही नहीं, इतने गरीब, इतने जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं मिलेगा। आपकी बात आप बोल लो पहले। आप नहीं, मैं आप जवाब दो, मैं चुप हूं। नहीं, मैं आपका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनो। जब क्यों बाध्य नहीं हुआ? हम भी बाध्य नहीं, कल को कह दें आप बोलोगे जनता के जवाब है, ये तो जनता को जवाब दो। आप मेरे को थोड़ी ना दे रहे हो। आप चैनल पे बैठे हो, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, आप जनता को संबोधित कर रहे हो। रजत जी, विजयपाल जी तो अपने समय में भी बहुत कम बोल रहे हैं, आप उनको अभी नहीं बोलने देंगे? ये सबको शांति से सुन रहे हैं, धैर्य से सुन रहे हैं पूरी डिबेट को। आपकी किसी बात पर इन्होंने काउंटर नहीं किया अभी तक। नहीं, मैं सुन रहा हूं, जवाब ही लेना। इनको बताने दीजिए प्लीज। पहले तो मेरा निवेदन ये है इनसे कि मैं इनकी बारी में कुछ भी नहीं बोला। ये सुनने की क्षमता रखें। जब पूरा मेरा विषय हो जाए उसके बाद ये बोल लें जी। इनको पूरा समय आज आपने दिया है, और समय इनको दे दो। नहीं, आप बोलिए सर प्लीज। देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर जो पिछले 10 वर्ष के अंदर जितनी नौकरियां हुड्डा सरकार में मिली, उससे ज्यादा नौकरी 9 साल के अंदर हरियाणा सरकार ने दी है। आज हरियाणा के ऐसे गरीब घरों के अंदर चूल्हा जला है जिनके अंदर गांव के लोग जानते हैं कि किस इस गरीब के जो पढ़े लिखे बच्चे थे, मेरिट के आधार पर इस सरकार ने बहुत ज्यादा नौकरी दी है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का काम हरियाणा सरकार ने जो किया है, ये बहुत सराहनीय कार्य का है। ऑन मेरिट पे नौकरी देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हरियाणा के लिए
और जहां पर हरियाणा का व्यक्ति चाहता था कि हमें नौकरी मिले, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता इस मेरिट के ऊपर बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आज जो डिविजनल कैंडिडेट थे उनको नौकरी मिली है, और इसकी पूरे लोगों ने इसकी सराहना की है, और टीवी डिबेट के बाद ये भी सराहना करते हैं। लेकिन एक मजबूरी इनकी है कि बात को सुनते नहीं, और सुनने से पहले भी इसके अंदर बोलने की कोशिश करते हैं। और जहां तक हरियाणा के अंदर इतना अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो इनको दिखता नहीं। हरियाणा का हर व्यक्ति सुखी है। आज मैंने पहले ही बताया कि 40% जनता हरियाणा की लाभार्थी के अंदर पहुंच गई है। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो हरियाणा ने काम किया, और हरियाणा की सरकार ने आम लोगों तक राशन मुहैया कराया, आम लोगों तक सुविधा दी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कार्यकाल के अंदर इतनी सुनियोजित तरीके से लोगों की सेवा की है। एक बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूं जब हरियाणा का मुख्यमंत्री जी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वो जनता को लाभ मिलेगा। और अब अभी पहले 2 दिनों के अंदर ही ये इतनी बुखलाहट मेरे को समझ में नहीं आ रही कि जब मुख्यमंत्री जी खुद देखने जा रहे हैं कि जो हमने योजना शुरू की वो धरातल पर कहां तक पहुंची, वो अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुंचे। इस प्रकार का कार्य मनोहर लाल जी कर रहे हैं, और मौके पर समस्या का समाधान हो रहा है। इनसे इसको पीड़ा हो रही है, और आज हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है। राजेंद्र जाजूम जी, गठबंधन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि चुनाव में साथ जाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे। ओपी धनखड़ के अब तक जो बयान आएंगे उसमें कम से कम ये नहीं कहा गया कि मिलकर लड़ेंगे या फिर मिलकर लड़ने पर विचार होगा। आज भी बयान आया जिसमें कहा गया कि भविष्य का सवाल है। इससे पहले भी कहा गया कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो डिप्टी सीएम के सामने से डिप्टी हटाने की कोशिश में है। हाँ, देखिए, गठबंधन को लेकर अभी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। वैसे तो पहले से जो बयान आते रहे हैं, जैसे डिप्टी सीएम ने भी कहा कि हम लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो ऐसी स्थितियां चलती रही। लेकिन आज ही धनखड़ जी ने कहा कि हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और गठबंधन के साथ लड़ना है, अलग लड़ना है, इस बात का फैसला जो है वक्त आने पर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी तय नहीं है। वक्त आने पर वो देखेंगे कि क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को का तो ये हमेशा एक रणनीतिक रुख रहा है कि वो देखते हैं कि अगर हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़के बहुमत हासिल कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो फिर वो किसी पार्टी का सहारा नहीं लेते, और जब उनको जरूरत होती है तो वो सहारा लेते हैं। अभी वो पिछले चुनाव में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने जेजेपी का साथ ले लिया। अभी चलिए, अब तक तो गठबंधन ठीक चल रहा है, सरकार भी ठीक काम कर रही है, कोई इस तरह का आपस में विवाद भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो यही है कि वो देखते हैं कि हमें जरूरत है या नहीं। जरूरत नहीं होगी तो वो नहीं रखेंगे साथ। वो ये नहीं देखेंगे कि ये अलायंस हमारा 5 साल रहा है इनके साथ और मिलकर हमने सरकार चलाई है, वो भूल जाएंगे। हजका के साथ यही हुआ था 2014 में जो चुनाव हुआ, उससे पहले हजका के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था। लेकिन उन्होंने, वो पार्टी के नेताओं ने ये मुद्दा उठा दिया था कि जब मोदी जी की लहर है तो हजका को साथ रखने की जरूरत क्या है, उन्होंने छोड़ दिया था। फिर हजका का तो बाद का सफर ये है कि वो लौट के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ठीक है दीप कमल जी, क्या इस बार भी, हालांकि बहुत जल्दी नहीं है इस सवाल को लेकर, ये चुनाव में भले ही देरी हो, अभी समय हो, लेकिन ये सवाल उठने लगा कि मिलकर लड़ेंगे या फिर नहीं। और जैसा कि हमने 3 बाई इलेक्शन में देखा या निकाय चुनाव में देखा, तीनों बाई इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी की टिकट पर चुनाव, निकाय में उन्होंने कहा कि मिलकर नहीं लड़ेंगे, वो भी ठीक है, मिलकर लड़ेंगे, वो भी ठीक है। इस बार भी क्या आप लोग इसी भरोसे रहेंगे कि बीजेपी क्या डिसाइड करती है, बीजेपी जो भी डिसाइड करेगी उसमें आप लोग साथ होंगे? देखिए, वैसे तो ये विषय वरिष्ठ नेताओं का है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र स्तर के नेताओं का है, मुख्यमंत्री जी के स्तर का है, और जननायक जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं के स्तर का है। और सही समय पर उपयुक्त फैसला पहले भी लिया है, और आने वाले हालात होंगे, जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसा दोनों दलों के लिए मुनासिब होगा वैसे चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी पार्टी की जो पिछले 4 साल की जो अब तक की जो गतिविधियां रही हैं, जो सफर रहा है, उसमें बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं,
और बहुत अपने आप को विस्तार भी किया है। उसके अंदर अगर आज हमारे सामने दोनों पहलू आते हैं, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आश्वस्त होकर और विश्वास दिलाकर कहते हैं कि ये गठबंधन का और रिश्तों का दौर यूं ही चलता रहे, वैसी उनकी कामना है। केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री स्तर से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी सभी लोग बहुत ही आश्वस्त। लेकिन धनखड़ साहब भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनते होंगे आप लोग। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे हमें ये पॉजिटिव चीजें हैं, वैसे ही अगर चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनका धर्म बनता है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत प्रोजेक्ट करें, और चाहे कुछ और लोग ऐसे हों जिनके पेट में दर्द होने लगा है अभी से कि उनकी जगह छिन जाएगी दुष्यंत चौटाला जी की वजह से, पार्टी की वजह से। हमारे लिए तो ये सारा स्पेक्ट्रम ही सिखाने वाला है। हम उन परिस्थितियों के लिए भी तैयार हो रहे हैं, उन परिस्थितियों के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमें इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर है, जो उसका व्यवहार है, वो भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कुछ लोगों को पेट दर्द हो रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर। हाँ, हो रहा है ना। अच्छा, होगा, उसमें क्या बात है, होगा। देखिए, एक ही पार्टी के अंदर होता है, ये तो गठबंधन है, दो अलग अलग दल हैं, अलग अलग संविधान है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग प्रेरणा स्रोत है, अलग अलग लक्ष्य हैं दोनों पार्टियों के। ये तो जायज बात है, और इतनी जो छोटी मोटी जो बातें हैं तो आती रहेंगी, आई हैं, और इनका समाधान सही समय पर कर भी लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमने चर्चा की मिशन 2024 को लेकर, तो किसकी क्या तैयारी है और कौन किस पर भारी है, चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर जाके शोर मचाते हैं। मैंने अपने हल्के में 500 नौकरी लगवा दी, वो 500 नौकरी दिलवाने वाला एक को 10 साल की जेल काट के आया। 21-22 का जो है वो 47,211 करोड़ है।